हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट, और हम करने वाले हैं उसके एमसीक्यू एंड 1 मार्क्स क्वेश्चन। देखो दिक्कत क्या है कि जब एग्जाम में 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको बनाकर लिख देते हो अगर उसका आंसर आपको नहीं भी आता है। बट जब हम 1 मार्क्स की एमसीक्यू की या फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह की बात करें तो यहाँ तो उसका आंसर आपको आता है या नहीं आता। ठीक है, मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर एक चैप्टर के अंदर से आपने 50 एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कर लिए ना, तो एग्जाम के अंदर अगर उससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू आता है चैप्टर से रिलेटेड तो 101% वो आपका आंसर सही होगा। और एमसीक्यू छोड़ने की तो सोचना भी मत, क्योंकि एमसीक्यू यह है जो आपको फुल मार्क्स दिलवा सकता है। ठीक है, क्योंकि 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में इतने नंबर नहीं कटते जितने एमसीक्यू में बच्चे के कटते हैं। ये बात आपने नोटिस भी करी होगी 9th क्लास में। ठीक है, ये पूरा का पूरा चैप्टर मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ शॉर्ट नोट्स के साथ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, पहले वो जाकर देखना, क्योंकि चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा तभी आप एमसीक्यू का जवाब दे पाओगे। ये वीडियो देखने में ज़्यादा मजा आएगा आपको अगर आपको आंसर पता होंगे तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो पहला क्वेश्चन है कि बैंक डू नॉट गिव लोन। बैंक किन लोगों को लोन नहीं देता? स्मॉल फार्मर को लोन नहीं देता, मार्जिनल फार्मर को लोन नहीं देता, इंडस्ट्रीज को लोन नहीं देता, या उन लोगों को लोन नहीं देता जिनके पास कोलेटरल और डॉक्यूमेंट्स ना हो। कोलेटरल का मतलब होता है कुछ गिरवी रखने के लिए और डॉक्यूमेंट ना हो। तो इसका आंसर है डी, यानी बैंक उन लोगों को लोन नहीं देता जिनके पास गिरवी रखने के लिए या डॉक्यूमेंट वगैरह ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 में आ रखा है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथोराइज मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो मनी है वो कौन ऑथोराइज करता है, यानी कौन छापता है या कौन उसको अथॉरिटी देता है? दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो नोट छापता है हमारे, आपको पता है मनी को प्रिंट करने का काम उसी का होता है, और वो ऑथराइज भी करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क्स पे क्वेश्चन, ये 101% बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2011 में आया है क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कोलेटरल? कोलेटरल का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया था, गिरवी रखी हुई चीज़ को कोलेटरल बोलते हैं। ठीक है, एक बोरोवर जिसने लोन लिया है, उधार लिया है, वो क्या करता है, लेंडर को जिससे पैसे लिए हैं उसको क्या करता है, अपनी कोई चीज़ देता है और बोलता है कि जब तक मैं आपके पैसे रीपे ना कर दूं ना, ये चीज़ आप रख सकते हो। ठीक है, और जैसे ही मैं रीपे कर दूं आपका लोन या क्रेडिट जो भी मैंने आपसे लिया है, तो आप मेरे को मेरी जो चीज़ है, सिक्योरिटी है, वो वापस कर दो। तो इसका आंसर है डी, इट इज़ द सिक्योरिटी टू द लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। मतलब लेंडर को एक तरह से सिक्योरिटी दी जाती है तब तक जब तक लोन जो है वो रीपे ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर एज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इनमें से कौन सा है? देखो करेंसी भी अभी देखो, पुराने जमाने की बात करें पहले होते थे गोल्ड कॉइन, ठीक है, मुद्राएं वगैरह होती थी। बट जो करेंसी है, जो डिमांड ड्राफ्ट है, बैंक के अंदर डिमांड ड्राफ्ट होता है, चेक होता है, ये सारी की सारी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, डी होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसिंग पेमेंट टू अ सर्टेन सम रिटर्न इन देयर। मैं आपको बता दूं, जब भी एग्जाम में आपको बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वैसे तो 11th क्लास का है। ठीक है, अगर आप 11th क्लास में अकाउंट्स लोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। बट मैं आपको बता दूं, मनी एंड क्रेडिट चैप्टर के अंदर भी थोड़ा सा इसके बारे में दे रखा है। ये क्या होता है, एक प्रॉमिसिंग मतलब एक प्रॉमिसरी नोट होता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मतलब जो पैसे लेता है ना, वो एक प्रॉमिसरी नोट देता है कि मैं आपको ये पैसे लौटा दूंगा। तो जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज की बात आए तो आपको प्रॉमिसरी नोट पे ही करना है। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करो। कोलेटरल में जब मैंने कोलेटरल टॉपिक पढ़ा था तो क्या मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ा था? नहीं। जब करेंसी के बारे में पढ़ा था तब पढ़ा था? नहीं। बैंक रेट, क्या बैंक रेट इसमें परसेंटेज लिखा है? नहीं। तो इसका आंसर वही प्रॉमिसरी नोट होगा। ठीक है, क्योंकि ये देखो यहाँ भी लिखा है प्रॉमिसिंग और यहाँ भी, तो इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करा करो। नेक्स्ट है कि सिक्योरिटी, प्लेज एंड मॉर्टेज, इसका मतलब ये दोनों के दोनों डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स होते हैं अगेंस्ट लोन। तो ये क्या है, ये भी एक प्रॉमिसरी नोट है, मैं प्रॉमिस करता हूं। ठीक है, ये एक सिक्योरिटी करके डॉक्यूमेंट होता है कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपका लोन रीपे कर दूंगा। तो इसका आंसर भी प्रॉमिसरी नोट ही होगा, क्योंकि करेंसी का कोई लेना देना नहीं है, टोकन मनी तो टोकन कॉइन का भी कोई लेना देना नहीं है, कोलेटरल का भी कोई लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर होगा प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, एक नोट होता है जो एक बोरोवर लेंडर को देता है कि मैं हाँ आपका लोन वगैरह पे वगैरह कर दूंगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस होल्ड कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ द बोरोवर इन द फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। यानी सबसे ज्यादा फॉर्मल सेक्टर, आपको पता ही है कि बैंक वगैरह और कोऑपरेटिव्स वगैरह फॉर्मल सेक्टर में आते हैं। तो सबसे ज्यादा लोन फॉर्मल सेक्टर से कौन लेता है? क्या पुअर हाउस होल्ड? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यार पुअर लोगों के पास तो कोलेटरल भी कुछ नहीं होता। ठीक है,
और लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह भी वो पूरी नहीं कर पाते, तो ये नहीं है, ठीक है। हाउस होल्ड विद द फ्यू असेट, जब फ्यू असेट है, जब बहुत ही कम असेट है तो वो कोलेटरल क्या रखेंगे, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। वेल ऑफ हाउस होल्ड यानी एक तरह से मिडिल क्लास लोग, वो भी ज़्यादातर बैंक से लोन नहीं लेते जितने रिच हाउस होल्ड लेते हैं। जो रिच हाउस होल्ड होते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं अपना बिजनेस वगैरह सेटअप करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा फॉर्मल सेक्टर से जो लोन लेते हैं वो रिच हाउस होल्ड ही रहते हैं अपना बिजनेस वगैरह चलाने के लिए, या ऐसी सारी की सारी चीज़ों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण बैंक। मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको चैप्टर समझाया था तो मैंने आपको बताया था कि ग्रामीण जो बैंक है वो सक्सेस स्टोरी है किसकी, बांग्लादेश की। यानी बांग्लादेश में जो ग्रामीण बैंक है उन्होंने बहुत अच्छे से तरक्की करी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट, इनमें से कौन सा इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट नहीं है। ट्रेडर्स, ट्रेडर्स इनफॉर्मल सेक्टर है, बिल्कुल इनफॉर्मल सेक्टर है। मनी लेंडर इनफॉर्मल सेक्टर है, बिल्कुल इनफॉर्मल सेक्टर है। एम्प्लॉयर इनफॉर्मल सेक्टर है, बिल्कुल इनफॉर्मल सेक्टर है। बट एसएचजी यानी सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप की बात करूं मैं तो गवर्नमेंट इन पर नजर रखता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इनफॉर्मल सेक्टर का पार्ट नहीं है। ट्रेडर क्या होता है, देखो इनफॉर्मल सेक्टर में आपको बता देता हूं, जो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती। ट्रेडर को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करता, मनी लेंडर को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करता, एम्प्लॉयर को जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती। बट एसएचजी जो होती है, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप होती है, उसकी गवर्नमेंट भी हेल्प करता है एंड गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है इन पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक इन बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश के अंदर जो ग्रामीण बैंक है उनके फाउंडर कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। मोहम्मद यूनिस, ठीक है। एंड जहाँ तक मेरे को पता है ये यू आएगा यहाँ पर बीच में, यूनिस, ठीक है। तो ये शायद किसी क्रिकेटर का भी नाम है, अगर याद आए तो बताना मेरे को। नेक्स्ट है कि फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट डू नॉट इंक्लूड, इनमें से कौन सा फॉर्मल सेक्टर फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट नहीं है, यानी फॉर्मल सोर्स नहीं है लोन लेने के लिए। बैंक बिल्कुल है, कोऑपरेटिव बिल्कुल है, एलआईसी इंश्योरेंस वगैरह होती है, ये भी लोन वगैरह देती है, ये भी है। बट जो एम्प्लॉयर है वो फॉर्मल में नहीं आता, वो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में आता है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच एजेंसी इज नॉट इंक्लूडेड इन द इनफॉर्मल लोन सेक्टर और एजेंसी, मतलब कौन सी इनफॉर्मल नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ये इनफॉर्मल नहीं है, क्योंकि जो बैंक होते हैं वो तो फॉर्मल में आते हैं, तो इसका आंसर यही हो गया। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। बट मैं आपसे बोलूँगा कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले चारों ऑप्शन देखा करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है दूसरा ऑप्शन जो होता है, या मान लो यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन सही होते हैं और लिखा होता है ऑल ऑफ दीज, तो इसलिए सारे के सारे ऑप्शन देखना ज़रूरी है, ठीक है। मैंने पढ़ लिए, जो विलेज मनी लेंडर है वो भी नहीं होगा, ट्रेडर भी नहीं होगा, रिलेटिव भी नहीं होगा, तो बैंक ही है जो एक इनफॉर्मल सेक्टर नहीं है, ये फॉर्मल सेक्टर में आता है बैंक, ठीक है। आपको अगर नहीं पता फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर तो मैं बोलूँगा कि एक बार वीडियो देख कर आओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की, ठीक है। नेक्स्ट है कि इन एसएचजी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप मोस्ट ऑफ द डिसीजन रिगार्डिंग, मतलब जो डिसीजन होता है सेविंग के रिगार्डिंग और लोन एक्टिविटी के रिगार्डिंग वो कौन लेता है, एसएचजी के मेंबर लेते हैं, बैंक नहीं लेता, क्योंकि बैंक का कोई लेना देना नहीं है एसएचजी से, ना ही नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, ना ही एलआईसी का। तो मेंबर जो होते हैं एसएचजी के यानी सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के जो मेंबर होते हैं वही डिसीजन वगैरह लेते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा एनएसएसओ, ठीक है। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ये देखो सर्वे यानी डेटा कलेक्ट करता है, कहाँ लिखा है डेटा कलेक्ट करता है, डेटा कलेक्ट करता है, ये रहा फोर्थ पॉइंट है जो डेटा कलेक्ट करता है, ठीक है। एन इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट डेटा ऑन फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट, मैं आपको बता दूं फॉर्मल के और यहाँ हमारी बहुत सारे ऐसे होते हैं सर्वे जो एनएसएसओ सर्वे करवाता है, ठीक है, कंडक्ट करवाता है। ओके जी, क्लियर हो गया ये, क्योंकि देखो वर्ल्ड बैंक का कोई लेना देना नहीं है, नेशनल है तो, बट अगर वर्ल्ड बैंक की बात करूँ तो वो तो इंटरनेशनल है। कमर्शियल बैंक का भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एंड इंस्टीट्यूट इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इसका भी कोई लेना देना नहीं, सिंपल सा वर्ड लिखा हुआ है सर्वे। सर्वे का मतलब होता है डेटा कलेक्ट करना और सर्वे करना, तो मेरे को ऑप्शन को देखना है कि कहाँ डेटा कलेक्ट या सर्वे वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर द गुड्स, जब हम एक चीज़ की जगह दूसरी चीज़ खरीदते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम, ठीक है। बार्टर सिस्टम बोलते हैं, बार्टर भी बोल सकते हैं, जब चीज़ों की जगह चीज़ें खरीदी जाती है। बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया था मैंने जब चैप्टर समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करेंसी कौन इशू करता है, आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी भी फुल फॉर्म एग्जाम में आ जाती है, तो ध्यान रखना किसके भी यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी यहाँ पे। नेक्स्ट है कि जो गोल्ड मोहर है वो नाम के साथ किस सबसे पहले कब सर्कुलेट हुई थी, किसके टाइम में सर्कुलेट हुई थी, तो ये जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपको बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं होना, देखो अकबर, ठीक है, शेर शाह सूरी, सम्राट अशोक या शिवाजी महाराज, तो इनमें से जो ऑप्शन है दैट इज सेकंड, शेर शाह सूरी, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सक्सेस स्टोरी, जो क्रेडिट नीड मतलब जो दिए जाते थे बांग्लादेश में, सक्सेस स्टोरी किसकी थी, ऊपर क्वेश्चन आया था ग्रामीण बैंक की, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इनमें से कौन सा है। गोल्ड कॉइन बहुत पहले चलता था, मॉडर्न तो है नहीं। सिल्वर कॉइन भी बहुत पहले चलता था, कॉपर कॉइन भी बहुत पहले चलता था, मुद्राएं वगैरह, बट जो पेपर नोट है वो आज है, ठीक है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंस मनी एक्ट एज इन द इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, ठीक है। जो मनी है वो एक्ट करता है एज एन इंटरमीडिएट, यानी अब पहले चीज़ों की जगह चीज़ें खरीदी जाती थी और बेची जाती थी, बट अब एक इंटरमीडिएट का काम करता है मनी, तो इसलिए वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। नेक्स्ट है कि कौन सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे मनी को छापता है, ये आपको अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट विड्रॉ ऑन डिमांड आर कॉल्ड, जब बैंक के अंदर जो डिपॉजिट हम जमा कराते हैं वो डिमांड, जब भी हमारी डिमांड होती है हम विड्रॉ कर सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, ये भी आपको याद होगा। एंड हाँ जी, इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, आंसर वैसे तो आपने देख ही लिया होगा, तो मैं दिखाई देता हूँ, चलो। बैंक इन इंडिया, बैंक जो है इंडिया कितना परसेंट जो डिपॉजिट है अपने पास कैश में रखता है और बाकी को लैंड कर देता है, तो मैं आपको बता दूं बैंक 15% अपने पास रखता है और बाकी को लैंड कर देता है, लोन वगैरह दे देता है, ठीक है जी। एंड ये भी मैंने आपको बताया था, सारे क्वेश्चन ही नोट्स में से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है कि मेजर पोर्शन जो डिपॉजिट होता है बैंक के अंदर, वो बैंक क्या करता है, उसका एक्सटेंड कर देता है लोन, यानी लोन वगैरह दे देता है। व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर बैंक, बैंक के पास जो मेन सोर्स ऑफ इनकम कौन सा है, इंटरेस्ट ऑफ लोन, नहीं। मैं आपको बता दूं, बैंक जितना इंटरेस्ट, मान लो मैंने 100 रुपये बैंक में जमा कराए, बैंक ने मेरे को 101 रुपये दिए, आपने बैंक से लोन लिए और बैंक कहता है कि मेरे को 105 रुपये दो, तो वो जो बीच का है ना, बैंक ने 101 रुपये मेरे को दे दिए और जो 105 रुपये आए उसके पास बैंक में, तो जो 4 रुपये बचे ना वो बैंक की इनकम है, ठीक है, समझ आ गया आपको। तो जो बैंक की इनकम होती है, वो जो इंटरेस्ट चार्ज होता है ना बोरोवर एंड डिपॉजिटर का, मतलब जो बोरोवर होता है जिसने पैसे लिए हैं उससे जितना इंटरेस्ट लेती है, ऑब्वियस सी बात है, जो मान लो मैं बैंक से लोन लेने जा रहा हूँ तो बैंक मेरे को कम से कम 2-3% पे इंटरेस्ट देगा, ज़्यादा देगा, ठीक है। इसका दोबारा से बता देता हूँ, देखो अगर मैं बैंक से लोन लूँगा, ठीक है, तो बैंक मेरे को कहेगा कि अगर मैं 100 रुपये दूंगा तो बैंक कहेगा कि तुम मेरे को 105 रुपये देना, ठीक है। बट अगर आप अपने पैसे जमा कराओगे ना 100 रुपये, तो बैंक सिर्फ आपको 101 रुपये देगा, तो जो बीच में 4 रुपये बचे ना वो बैंक की इनकम है, ठीक है, मेन सोर्स ऑफ इनकम है। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूरल एरिया में जो फार्मर होते हैं वो लोन जो क्रेडिट होते हैं वो किस लिए लेते हैं, ज़्यादातर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए लेते हैं, खेती वगैरह के लिए लेते हैं। नेक्स्ट है कि डेट ट्रैप क्या होता है। डेट ट्रैप में आपको बता दूं कि एक ऐसी कंडीशन होती है, ठीक है, जब लोन रीपे ना हो पाए, ठीक है, इनएबिलिटी टू रीपे द क्रेडिट अमाउंट या लोन अमाउंट, ठीक है, इम्पॉसिबल हो जाता है लोन वगैरह देना। मैंने इसकी एक स्टोरी भी सुनाई थी आपको जब मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था, ठीक है, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, क्योंकि मेन पॉइंट स्टडी की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है, ठीक है। न्यू चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा है, इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, बातचीत कर लेंगे कोई भी दिक्कत हो तो। और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, कोई गिमिक्स वगैरह नहीं है, सीधा लिंक मिलेगा, डाउनलोड करो नोट्स, ओके, फ्री है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द कोलेटरल डिमांडेड दैट लेंडर मेक अगेंस्ट लोन, मतलब गिरवी जो रखवाई जाती है वो चीज़ क्या क्या हो सकती है। देखो व्हीकल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकती है। अगर मैं लोन लेने जा रहा हूँ तो गिरवी तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है, क्या नन ऑफ दीज, इसमें से कुछ नहीं है, यानी ये नहीं होगा, ठीक है। व्हीकल भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकता है, तो इसका आंसर है ए या बी। समझ आया ना आपको क्वेश्चन, कि जो कोलेटरल होता है, जो लेंडर है वो किस चीज़ की डिमांड कर सकता है, या लोन देने के लिए वो क्या मांग सकता है, वो कुछ भी मांग सकता है। व्हीकल भी हो सकता है वो, या बिल्डिंग भी हो सकती है जो बोरोवर की हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर, ओके, ये लिखा है टर्म्स ऑफ क्रेडिट डू नॉट इंक्लूड। टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो होती है, जो एग्रीमेंट होता है, उसके अंदर क्या चीज़ें नहीं होती, लेंडर्स का लैंड नहीं होता। मेरे कहने का मतलब लेंडर का तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है, जो पैसे दे रहा है उसकी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती ना टर्म्स ऑफ क्रेडिट में, तो यानी ये गलत है। लेंडर की लैंड की इन्फॉर्मेशन, क्योंकि लेंडर की लैंड की इन्फॉर्मेशन क्यों आएगी, लेंडर तो वो होता है ना जो पैसे दे रहा है, तो उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती टर्म्स ऑफ क्रेडिट में, तो यानी जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट डू नॉट इंक्लूड लेंडर्स लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट डू नॉट इंक्लूड। जो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट होता है उसके अंदर क्या नहीं आता, एम्प्लॉयर, क्यों, क्योंकि वो इनफॉर्मल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर लोन इंक्लूड। जो इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं उसमें कौन कौन सा आता है, नबार्ड, ये भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी गवर्नमेंट का है। बी और सी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सी जो है वो मनी लेंडर है, और मनी लेंडर क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ है लोन लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बैंक एंड द कोऑपरेटिव्स नीड टू लैंड मोर
टू बोरो, बिकॉज मतलब जो बैंक है और जो कोऑपरेटिव्स है उनको क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोन देना चाहिए। क्यों देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोन? ताकि हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर, क्योंकि देखो जो इनफॉर्मल सेक्टर है ना वो ज़्यादा इंटरेस्ट पे देते हैं, ठीक है। तो अगर वो ज़्यादा ही इंटरेस्ट पे देंगे, जैसे कि मान लो अपने रिश्तेदार से पैसे मांगे तो वो कहते हैं कि 10% इंटरेस्ट पे देना, यानी 100 रुपये दिए आपने, अगर मैं आपको 100 रुपये दे रहा हूँ तो आप 110 रुपये देना, ठीक है। बट इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसको लोन रीपे करने में प्रॉब्लम आएगी। और ऐसे ही सोचो अगर बहुत सारे लोग करेंगे तो हमारी कंट्री को कितना डैमेज हो सकता है, हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा गरीबी हो सकती है, क्योंकि जब लोगों पे लोन चढ़ता जाता है ना तो उनकी सारी चीज़ें बिकती जाती है, ठीक है, उनको बहुत नुकसान होता है। तो इसलिए बैंक और कोऑपरेटिव्स को जितना हो सके लोन देना चाहिए, क्योंकि जो इनफॉर्मल सोर्सेज है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा हाई कॉस्ट पे लोन देते हैं, जो कि हमारी कंट्री के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो इसलिए हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर, जो इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं वो ज़्यादा हाई कॉस्ट पे लोन देते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बैंक और कोऑपरेटिव से लोन लेना चाहिए, और बैंक और कोऑपरेटिव्स को भी लोन देना चाहिए उन लोगों को जिनको ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने लोन नहीं दिया, बैंक ने लोन नहीं दिया, तो वो बंदा क्या करेगा, इनफॉर्मल सेक्टर से लेगा लोन, और फिर वहाँ दिक्कत आ जाएगी उसको। पुअर हाउस होल्ड इन अर्बन एरिया टेक लोन फ्रॉम, जो पुअर हाउस होल्ड होते हैं, वो गरीब जो लोग होते हैं गाँव के अंदर, वो किससे लोन लेते हैं, फॉर्मल से लेते हैं, बैंक से लेते हैं? नहीं, क्यों नहीं देता बैंक उनको? क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी नहीं होती, कोलेटरल नहीं होता, ना ही डॉक्यूमेंटेशन वो पूरी कर पाते, तो वो इनफॉर्मल सेक्टर यानी जो साहूकार वगैरह उनसे लोन लेते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट प्रिवेंट द पुअर फ्रॉम गेटिंग द लोन। गेटिंग लोन मतलब क्या चीज़ है जिसकी वजह से जो पुअर लोग हैं वो लोन नहीं ले पाते? एब्सेंस ऑफ कोलेटरल, यानी जो गिरवी रखने के लिए पास उनके पास कुछ होता नहीं है, तो इसकी वजह से वो लोन नहीं ले पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप मोस्ट ऑफ द डिसीजन कौन लेता है? ग्रुप मेंबर लेते हैं। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। एंड टिपिकली कितने होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में मेंबर? 15 to 20 होते हैं। ये भी मैं आपको बता चुका था जब चैप्टर पढ़ाया था मैंने आपको। ट्रू फॉल्स आ गया जी। इन रूरल एरिया द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इस बिल्डिंग हाउस, मतलब रूरल एरिया में ज़्यादातर जो लोग रहते हैं वो क्रेडिट लेते हैं, लोन लेते हैं घर बनाने के लिए, बिल्कुल गलत, फार्मिंग करने के लिए ले लेते हैं। रिच हाउस होल्ड होते हैं वो ज़्यादातर इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पे डिपेंड होते हैं, नहीं वो फॉर्मल पे होते हैं। मैंने आपको बताया था जब ऊपर पढ़ाया था कि ज़्यादातर जो रिच हाउस होल्ड होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो ज़्यादातर फॉर्मल सेक्टर से यानी बैंक वगैरह से लोन लेते हैं, तो ये भी फॉल्स है। क्रेडिट कार्ड जो होता है वो पेपर इंस्ट्रक्टिंग होता है। एक सेकेंड, क्रेडिट कार्ड तो पेपर होता ही नहीं, वो तो हमारा चेक होता है, तो ये फॉल्स है, ठीक है। वैसे तो पूरा पढ़ लेना, बस इसमें वही लिखा है, ये चेक की डेफिनेशन है, इसमें क्रेडिट कार्ड नहीं होना चाहिए था, चेक होना चाहिए था, इसलिए फॉल्स है। नेक्स्ट है कि मनी एलिमिनेट द नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, बिल्कुल ठीक है। पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था, तो जिसमें मेरे को वो चीज़ चाहिए जो दूसरे के पास है और दूसरे को भी वही चीज़ लेनी है जो मेरे पास है, तभी हम एक्सचेंज कर पाएंगे, ठीक है। बट जो मनी है उसने ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की जो चीज़ थी उसको एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इंक्लूड लोन फ्रॉम द बैंक एंड कोऑपरेटिव्स, बिल्कुल नहीं। इनफॉर्मल में बैंक तो आते ही नहीं, वो तो मनी लेंडर वगैरह आते हैं। बैंक और कोऑपरेटिव्स तो फॉर्मल सेक्टर में आते हैं, ठीक है। फॉर्मल सेक्टर में हाई इंटरेस्ट रेट होता है, इज इट ट्रू? नहीं, फॉर्मल सेक्टर में हाई इंटरेस्ट रेट नहीं होता, हाई इंटरेस्ट रेट इनफॉर्मल सेक्टर में होता है, ठीक है। ओके, इनकुलेटिंग सेविंग हैबिट इन द कम्युनिटी इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, बिल्कुल ये सेविंग की जो हैबिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो पाए सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, तो ये सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप का मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। वही तो करते हैं, कुछ महीने में हर बंदा 25-25 रुपये या 100 रुपये तक अपना सेविंग करता है और डालता है सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप में, तो यस इट इज़ ट्रू। अब आते हैं हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स। अ सिचुएशन व्हेन इट बिकम इम्पॉसिबल टू रीपे लोन, मतलब लोन को देना, रीपे करना जब इम्पॉसिबल हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? डेट ट्रैप, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लो इंटरेस्ट रेट, जो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है? फॉर्मल सेक्टर में, क्योंकि जो इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं, जो मनी लेंडर, जो साहूकार्स होते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द डिपॉजिट्स इन द बैंक विच आर पेबल ऑन डिमांड आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन थी डिमांड डिपॉजिट की, कि जो भी बैंक के अंदर आप पैसे डलाते हो वो जब आप डिमांड पे निकाल सकते हो तो उसको क्या कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। अ डैश इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मॉनेटरी सिस्टम ऑफ अ कंट्री,
यानी हमारे मॉनेटरी सिस्टम को, मनी की सप्लाई को, ये सारी सारी चीज़ें कौन देखता है? ये आरबीआई देखता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मनी से रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें जो होती है, ज़्यादातर क्या, सारी चीज़ें जो होती है वो आरबीआई देखता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्राउदर, डैश कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग इट्स जनरली एक्सेप्ट एज मीन ऑफ एक्सचेंज एंड द सेम टाइम एक्ट एज एन मेजर एंड द स्टोर ऑफ वैल्यू। सिंपल सीधी बात है, किसी भी चीज़ की वैल्यू को बताने के लिए, ठीक है, और ये ज़्यादातर एक्सेप्ट करी जाती है। वो क्या क्या चीज़ है जो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज या मीन ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करी जाती है? दैट इज़ मनी। ठीक है, कोई भी आपको दुकानदार या कोई भी मना नहीं कर सकता कि जी मैं नोट नहीं लूँगा या पैसे नहीं लूँगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मॉडर्न ऑफ फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में क्या क्या आता है? पेपर मनी आता है और डिमांड डिपॉजिट आता है। ठीक है, इसकी जगह आप कॉइन भी लिख सकते हो, बट कॉइन की दिक्कत यह है क्योंकि पहले भी मुद्राएं वगैरह चलती थी ना, गोल्डन कॉइन वगैरह, तो इसलिए पेपर नोट्स एंड डिमांड डिपॉजिट आप लिख सकते हो। करेंसी जो होती है, कॉइन एंड नोट्स, इज अ लीगल टेंडर मनी विच कैन नॉट बी रिफ्यूज इन पेमेंट फॉर ट्रांजेक्शन। मैं आपको बताता हूँ कि जो कॉइन होता है, जो नोट होता है, जो आज हम यूज़ करते हैं ना, उनका लीगल टेंडर होता है, वो लीगल टेंडर मनी होता है। लीगल टेंडर मनी का मतलब क्या होता है? देखो, याद होगा आपको, जब 2016 में जब हमारी जो करेंसी है वो जब डीमोनेटाइज हुई थी, जब नोटबंदी हुई थी, तो हमारे पीएम ने आकर ये बोला था कि जो लीगल टेंडर है ना 500 के नोट का और 1000 के नोट का, वो आज से ख़त्म होता है। तो लीगल टेंडर होता है, ठीक है, करेंसी का और नोट का लीगल टेंडर होता है। जब तक वो लीगल टेंडर रहता है तब तक वो मनी और वो जो नोट होता है वो एक्सचेंज में रहता है। ठीक है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ को खरीदने और बेचने के लिए। डैश इज एन एग्रीमेंट वेयर बाय अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एग्री टू लैंड बोरोवर अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो उसको कहते हैं क्रेडिट। ये एक्चुअल में क्रेडिट की डेफिनेशन है। इसका मतलब है कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी भी बंदे को लोन देने के लिए रेडी हो जाता है, मैक्सिमम मनी देने के लिए रेडी हो जाता है विद गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कि इतने महीने बाद या इतने टाइम बाद तुम मेरे को वैसे वापस कर देना। ठीक है, तो अगर वो पैसे वापस करने के लिए एग्री हो जाता है कि हाँ मैं इतने टाइम में पैसे एग्री कर दूंगा, तो उसको कहते हैं क्रेडिट, लोन वगैरह जिसको कहते हैं हम। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है कि डैश इंक्लूड्स डिटेल रिगार्डिंग द इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। जब ये सारी की सारी चीज़ें एक डॉक्यूमेंट में लिखी होती है तो उसको क्या कहते हैं? टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, आई होप ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया हो। ठीक है, इसके एमसीक्यू हो चुके हैं। अब 3 मार्क्स से और 5 मार्क्स से क्वेश्चन भी जो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर बीच में कभी कोई ऐड चलती है तो उसको पूरा देखना है यार, क्योंकि चैनल बहुत टाइम बाद मोनेटाइज हुआ है और मैं बस चाहता हूँ कि अगर मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ तो आप भी अपनी तरफ से बेस्ट दो यार। ठीक है, एंड अगर कोई रिकमेंडेशन हो कि यार सर इस पहले चैप्टर की इसकी वीडियो बना दो इसकी, तो आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है, एंड आई होप कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाओ इस 10th क्लास में। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।